और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इस फायरिंग में 6 लोगों की जान चली गई जबकि 12 लोग घायल हो गए। मारे गए लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कोई हमलावर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मौके से एक हथियार भी मिला है। तो गोलीबारी में 12 लोग जख्मी भी हुए हैं। बड़ी खबर कैलिफोर्निया से आपको बता रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है चीन के शंघाई में कोरोना के 9006 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में अब तक के ये सबसे ज्यादा नए मरीज हैं। हालात ना बिगड़े इसके लिए चीनी सेना शंघाई में 2000 मेडिकल स्टाफ भेज रही है। शंघाई में हालात दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। 9006 केसेस एक ही दिन में सामने आए हैं और एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। एक बार फिर कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन के शंघाई की अगर हम बात करें तो कोरोना के 9006 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में अब तक की ये सबसे ज्यादा मरीज है। हालात ना बिगड़े इसके लिए चीनी सेना शंघाई में 2000 मेडिकल स्टाफ भी भेज रही है। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें। अमेरिका से ये बड़ी खबर है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इस फायरिंग में 6 लोगों की जान चली गई है जबकि 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल है। कोई भी हमलावर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक हथियार बरामद किया गया है। हमला उस वक्त हुआ जब लोग नाइट क्लब के बाहर निकल रहे थे। तस्वीरें देखिए। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग हुई है। एक नाइट क्लब के बाहर ये घटना हुई जहां पर अचानक कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, 12 लोग जख्मी है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रणय, क्या मिल रहा है पूरा अपडेट? साधक देखो, सैक्रामेंटो के अंदर मास शूटिंग की घटना हुई है। इसमें करीब 18 विक्टिम बताए जा रहे हैं जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लोग घायल हैं। इनमें से कुछ की स्थिति बेहद गंभीर बताई गई है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के साथ साथ जो विक्टिम्स हैं उनके लिए रिलीज की व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। और जहां तक फुटेज का सवाल है, लोगों से मांगा गया है, लोगों से कहा गया है कि अगर उनके पास इस घटना से जुड़े हुए कोई भी फुटेज हो तो वो पुलिस के पास जमा कराएं। जो गोल्डन सेंटर एरिया है सैक्रामेंटो का, जो कि कैलिफोर्निया का एक बड़ा शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, और उसमें ये घटना हुई है। रात करीब 2 बजे की ये घटना है स्थानीय समय के अनुसार। और इस घटना के अंदर मास शूटिंग हुई है और ये कोई पहली घटना नहीं है। आपको पता है कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर गन कंट्रोल एक बड़ा मुद्दा है और इस तरीके के मास की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। स्कूल्स में हो चुकी हैं, कॉलेजेस में हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटीज में हो चुकी हैं। इस तरीके से स्ट्रीट पे यानी सड़कों के ऊपर इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की घटना एक के बाद एक कई इस तरह की घटनाएं हम अमेरिका से देखते रहते हैं, लेकिन गन कंट्रोल को लेकर जो तमाम बातें होती हैं फिलहाल उसका असर कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन ये घटना एक बार फिर दिल दहलाने वाली है। 6 लोगों की मौत हो गई जिनमें 3 महिलाएं भी हैं और 12 लोग जख्मी हैं। नाइट क्लब के बाहर ये घटना हुई है। बहुत धन्यवाद प्रणय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इमरान खान ने संसद भंग करा दी है और अब इसके बाद वो लगातार विरोधियों के निशाने पर हैं। पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने कानून को रौंदा। नवाज ने यह भी कहा है कि इमरान खान ने संविधान का अपमान किया है। उनके लिए देश से पहले उनका अहंकार है। संविधान का अपमान याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ के मुताबिक इस साजिश में शामिल सभी देशद्रोही हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। इमरान खान ने जब संसद भंग करा दी है तो अब इसके बाद लगातार वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। तो पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। अब सभी की निगाहें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इमरान खान ऑलराउंडर रहे हैं। जब गेंद हाथ में होती थी तब तेज गेंदबाजी से दुश्मन का विकेट गिराते थे और जब बैटिंग करते थे तो छक्के लगाकर टीम को जिताते थे। राजनीति की पिच पर उन्होंने एक साथ 3 विकेट भी निकाले और आखिरी गेंद पर छक्का भी मारा। हालांकि विरोधी कह रहे हैं कि इमरान का 6 फिक्स था। राजनीति की पिच पर इमरान ने 6 से जीता मैच। विपक्ष ने कहा फिक्स था 6। ये ऑलराउंडर इमरान की 2 तस्वीरें हैं। बेखौफ छक्के जड़ते थे इमरान, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी रहे इमरान पर कभी फिक्सिंग का आरोप नहीं लगा। लेकिन राजनीति के खिलाड़ी इमरान पर लगा है आखिरी गेंद पर 6 को फिक्स करने का आरोप। विपक्ष को इमरान की हार का पक्का यकीन था, लेकिन इमरान ने विपक्ष की गेंद को नो बॉल साबित करवा दिया, यानी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
डिप्टी स्पीकर अपनी स्क्रिप्ट पहले से लिख कर लाए थे। उन्होंने वही लिखी हुई स्क्रिप्ट पूरी जान लगाकर पढ़ी। संसद में बहस से पहले इमरान खान ने कल रात अपने सांसदों को डिनर पर बुलाया था, जिसमें 155 में से 140 सांसद ही पहुंचे थे। यानी तभी साफ हो गया था कि इमरान खान की कुर्सी जाने वाली, और इसीलिए उन्होंने अपने सभी सांसदों का इस्तीफा ले लिया था। यानी ये पहले से तय था कि इमरान की सरकार गिरने वाली है, और इसी वजह से इमरान खान ने जड़ दिया फिक्सिंग का सिक्सर। इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव गिराया और खुद कैमरा बुलाकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जानकार मानते हैं कि सेना ने पाकिस्तान की सियासत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से पाकिस्तान की सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा मिलने आए थे। तब इमरान को कैमरे पर आकर बोलने से रोक दिया गया था। इसमें इमरान को 3 विकल्प दिए गए थे, जिसमें इमरान ने कैसे की फिक्सिंग। इमरान या तो तुरंत इस्तीफा दें और नई सरकार बनने दें, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें और बहुमत साबित करें, या फिर संसद भंग कराकर चुनाव कराने का ऐलान कर दें। तीनों विकल्पों में इमरान की हार साबित होती है। इसलिए इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया और तब संसद और सूबों की विधानसभाएं भंग करने का ऐलान कर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इमरान और उनके सहयोगियों को उम्मीद है कि इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इसी लोकप्रियता के लिए इमरान ने पाकिस्तान के संविधान को दांव पर लगा दिया। अपनी जीत के लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव गिराने वाला खेल तो खेला, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि जनता इसे फिक्सिंग वाला सिक्स मानकर इमरान की हार पक्की कर दे। और आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पेट्रोल डीजल आज फिर महंगा हो गया है और दोनों की कीमत 44 पैसे बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 85 पैसे हो गई है, जबकि डीजल का दाम 95 रुपए 11 पैसे हो गया है। 13 दिन में 11 बार बढ़ी है कीमत, और इसके बाद लगातार ये कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही है। कल भी 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी और आज दोनों ही यानी कि पेट्रोल में और डीजल में 44 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और वापस बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां इमरान खान ने एक बॉल से जो तीसरा विकेट लिया है वो है मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना फजलुर रहमान भी उन विपक्षी नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने इमरान खान की सरकार गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था। फिलहाल वो इमरान की सरकार तो नहीं गिरा पाए, उल्टे खुद ही बोल्ड हो गए। जमीयत उलेमाए फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के तीसरे शिकार हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बाद इमरान ने उनका विकेट भी ले लिया है। मौलाना डीजल के नाम से मशहूर फजलुर रहमान ने इमरान खान की नाक में पिछले कई सालों से दम कर रखा था। फजलुर रहमान पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी और सुन्नी कट्टरपंथी दल जमीयत उलमाए इस्लाम के चीफ हैं। उनके पिता खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम रह चुके हैं। वहां की सियासत में उनके परिवार का खासा प्रभाव रहा है। मौलाना पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। वो तालिबान समर्थक माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से उदारवादी होने का दावा करते हैं। 2018 के चुनाव के बाद इमरान को सत्ता में आने से रोकने के लिए आजादी मार्च की वजह से वो काफी सुर्खियों में आए थे। तब से ही इमरान खान के साथ उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है। इस बार भी जैसे ही इमरान खान के खिलाफ राजनीतिक हवा बहने लगी, वो उसमें शामिल हो गए। जरदारी और शरीफ के साथ वो भी उस गुट का हिस्सा हैं जिन्होंने इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्लान बनाया। कुछ दिनों पहले उन्होंने इस्लामाबाद में एक रैली में इमरान खान सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की थी। इमरान खान क्रिकेट की तरह अब राजनीति में भी माहिर खिलाड़ी हैं। मौलाना फजलुर रहमान कोई शॉट खेल पाते, उससे पहले ही उन्होंने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अब खबरें विस्तार से। खबर पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लंदन वाले घर पर हमला हुआ है। बीती रात ये हमला हुआ जिसमें 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने हमले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने हमले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 15 से 20 लोगों ने नवाज शरीफ के घर पर हमला किया था। नवाज शरीफ लंदन में रह रहे हैं और इससे पहले कल दोपहर को उनके सुरक्षाकर्मी पर भी हमला हुआ था। लंदन में नवाज शरीफ के ऑफिस पर यह हमला हुआ। बीती रात ये हमला हुआ जिसमें 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीब 15 से 20 लोगों ने नवाज शरीफ के लंदन वाले ऑफिस पर हमला किया था। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रणय, नवाज शरीफ के ऑफिस पर यह हमला हुआ था, क्या इनपुट मिल पाया इस बारे में?
देखिए अपर्णा, तो पाकिस्तान की राजनीति में विपक्ष और सरकार के बीच की जो लड़ाई है वो विदेशों में भी पहुंच गई। कल हमने देखा था किस तरीके से दो लड़कों ने नवाज शरीफ के कार्ड हैं उसके साथ हाथापाई हुई। आज कुछ देर पहले की एक घटना है जब लंदन के अंदर नवाज शरीफ के भाई हसन शरीफ का जो ऑफिस है जहाँ पे नवाज शरीफ भी मौजूद थे, उसमें उसके पास कई जो पीटीआई के कार्यकर्ता थे कथित तौर पर बताए जा रहे हैं ये लोग अपनी पीटीआई के झंडे लगाकर पहुंचे थे और उनकी हाथापाई हुई है। उन्होंने वहां पे उस दफ्तर में घुसने की कोशिश की। बाद में लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी वहां पे पहुंची, जिन लोगों को रोका गया और हाथापाई के अंदर घायल होने की खबर है। तो ये जो मामला है, जिस तरीके के सियासी आरोप लग रहे हैं उसमें नवाज शरीफ को जैसे इमरान खान टारगेट कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके कार्यकर्ता काफी चार्ज हैं, मोबिलाइज हैं और उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो ये लगातार दूसरी घटना है। निश्चित रूप से इसको लेकर चिंताएं और मरियम नवाज जो उनकी बेटी है नवाज शरीफ की, उन्होंने कल भी इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है वो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। और आज एक और दूसरी घटना सामने आई जिसके अंदर नवाज शरीफ के ऊपर टारगेट करने की कोशिश की गई। जो पीटीआई के कार्यकर्ता हैं वो गाड़ियों में भर के वहां पहुंचे थे। हाथापाई की घटनाएं हुई, 3-4 पीएमएल के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे और पीटीआई और पीएमएल के कार्यकर्ताओं के बीच में वहां हाथापाई की नौबत आई है। जी प्रणय, आप बने रहे हमारे साथ। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व पीएम नवाज शरीफ के ने इमरान पर कल जमकर हमला बोला था। नवाज ने इमरान को देशद्रोही तक कह दिया था। नवाज ने कहा था कि इमरान खान ने कानून को रौंदा, इमरान खान ने संविधान का अपमान किया है, उनके लिए देश से पहले उनका अहंकार है, संविधान का अपमान याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ के मुताबिक इस साजिश में शामिल सभी लोग देशद्रोही हैं। कल आपको बता दें जिस तरह से पाकिस्तान में पूरा राजनीतिक घटनाक्रम रहा, उसके बाद नवाज शरीफ ने एक के बाद एक ट्वीट के जरिए सीधा हमला बोला इमरान खान के ऊपर और उसके बाद नवाज शरीफ के दफ्तर पर लंदन में हमला होता है। प्रणय उपाध्याय पूरे अपडेट के साथ जुड़े हुए। प्रणय, इसको सीधे तौर पर इमरान के समर्थकों के गुस्से के तौर पर देखें, क्योंकि कल एक के बाद एक जो आरोप लगाया नवाज शरीफ ने, उसके बाद ये पूरी घटना हुई। बिल्कुल आदर्श, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, मामला भले ही अदालत में हो लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच मामला जो है वो जो अदालत की बजाय या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बजाय फिलहाल सड़कों पर ज्यादा होता नजर आ रहा है। और लगातार पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान ये भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल नवाज शरीफ के लिए कर रहे हैं, लगातार उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में स्वाभाविक रूप से इस चीज को लेकर नाराजगी है। पीटीआई का ओवरसीज बेस भी है काफी, और ऐसे में यही वजह है कि लंदन में जो पीटीआई के कथित तौर पर कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि एक्चुअली ये कार्यकर्ता हैं या नहीं, तस्वीरों में सामने आ रहा है। हाथापाई हुई है। कुछ जो पीएमएलएन के समर्थक जो कि नवाज शरीफ से मिलने के लिए वहां पहुंचे थे, रविवार के दिन की ये घटना है। और उसके बाद इन दोनों कार्यकर्ताओं के बीच, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है और इससे कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों को चोटें आई हैं। और उसके मद्देनजर ही पुलिस को भी बुलाया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं इस पूरे मामले में। इसकी फुटेज जो है ये शिकायत भी दर्ज कराई है पीएमएलएन ने लंदन पुलिस के साथ। ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रणय, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। बिल्कुल, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान ने अल्पमत में रहते हुए अविश्वास मत का सामना करने की बजाय अपने डिप्टी स्पीकर के जरिए पाकिस्तान की असेंबली को ही भंग करा दिया। विपक्ष जब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां भी उसे कोई तत्काल राहत नहीं मिल सकी। आखिर क्या है पड़ोस में हो रही इस सियासी हलचल का इंडिया वाला एंगल? देखिए पाकिस्तान के 5 पत्रकारों की राय रखती हमारी एक खास रिपोर्ट। कुछ इस तरह इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को वहां की असेंबली में खारिज कर दिया गया। इस ऐलान के तुरंत बाद खुद प्रधानमंत्री इमरान खान देश से रूबरू हुए। इमरान खान की सिफारिश पर आनन फानन में राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी और इस तरह अंत हो गया इमरान की सरकार का। अब वो केयरटेकर प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, लेकिन वहां से विपक्ष को बिना किसी राहत के सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। इस पूरे दौरान पूरी दुनिया की नजर जमी रही पाक सेना पर। सेना ने बयान जारी करके इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान की अस्थिरता का भारत पर क्या असर हो सकता है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान में किसी भी पार्टी की सत्ता हो, जब तक पाकिस्तानी सेना का दखल सत्ता में रहेगा तब तक इस्लामाबाद के रिश्ते भारत के साथ तनावपूर्ण बने रहने की संभावना है। लेकिन हाल के दिनों में इससे ठीक उल्टा देखने को मिला, क्योंकि जब से इमरान खान सत्ता में आए तब से पाकिस्तानी सेना भारत के साथ शांति स्थापित करने की पक्षधर दिखाई दे रही थी, लेकिन इमरान खान इसके विरोधी दिख रहे थे। पाकिस्तान के जानकार और पाकिस्तान की स्थितियों पर नजर रखने वाले पत्रकार मानते हैं कि जिस तरह का लोकतंत्र भारत में है, वैसे लोकतंत्र की पाकिस्तान में कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जहां ऑपोजिशन सेलिब्रेट करती हुई आई थी, नंबर्स लेके आई थी, अपनी ताकत दिखाया, उन्होंने ला के बंदे भी बिठा दिए, 174 बंदा उनका मौजूद था, लेकिन इमरान खान असेंबली में नहीं आए। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि एक ऑलरेडी प्लान स्ट्रैटेजी तैयार थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन्होंने आज शो की। ये उनका ट्रम्प कार्ड था जो प्राइम मिनिस्टर की हाउस की ताकत को अब सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान में आगे क्या होने वाला है और इस बदलाव का भारत पर क्या असर हो सकता है। इस्लामाबाद में सत्ता की कुर्सी से इमरान खान के जाने के बाद नवाज शरीफ की पार्टी PML-NI या बिलावल भुट्टो की PPP, लेकिन दोनों को ही सेना के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। जहां तक सेना का सवाल है, फिलहाल पाकिस्तान की फौज की तरफ से यही संकेत दिया जा रहा है कि वो भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास यही कहता है कि केवल बातों और वादों के सहारे रिश्तों की गाड़ी को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं। इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। वो ट्विटर पर अक्सर भारत के PM और सरकार को निशाना बनाते रहे हैं। इमरान खान ने कहा था कि मोदी सरकार की चरमपंथी विचारधारा है। भारत में मुसलमानों को हिंदुत्व संगठनों ने निशाना बनाया है। मोदी सरकार का चरमपंथी एजेंडा है, जिससे इलाके में शांति के लिए खतरा है। अब जिस इमरान खान के भारत और इसके प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा रवैया और सोच हो, तो देश का फायदा तो उसके जाने में ही ज्यादा है। इंतजार करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। खबरें लगातार जारी हैं। इस वक्त नमस्ते भारत की शुरुआत में आपको एक बड़ी खबर बता दें। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है, जहां से जानकारी आ रही है कि इमरान खान का संबोधन होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें कि इमरान खान राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। और कल भी उन्होंने 2 बार इमरान खान मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने बात की थी। और दोपहर 3:30 बजे देश को संबोधित करेंगे इमरान खान। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में कल से जिस तरह के राजनीतिक हालात बने हुए हैं, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सबकी नजर बनी हुई है और आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। कोर्ट ने तमाम राजनीतिक पक्षों को नोटिस दिया है और उनका पक्ष भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और उस बीच फोन पर देश को संबोधित करेंगे इमरान खान। देश के लोगों से फोन पर बात करेंगे इमरान खान। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इमरान खान आज देश की जनता से सीधे बात करेंगे फोन के जरिए दोपहर 3:30 बजे। ये बड़ा अपडेट पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ सियासी हलचल बहुत ज्यादा मची हुई है और लगातार इमरान खान अपने जो उन्होंने कल कदम उठाए, जिस तरह से उनकी पार्टी ने पूरे अविश्वास प्रस्ताव को गिराया, उसको लेकर वो लगातार अपना पक्ष स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए, इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अखाड़ा पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान में अमेरिका और चीन के बीच जंग हो रही है और इसी जंग में अब कुर्बान हो गई है इमरान खान की कुर्सी। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की चलेगी या चलेगी चीन की, ये देखने वाली बात होगी। इमरान खान क्या चीन की जबान बोलने लगे हैं? क्या इमरान चीन की कठपुतली बन गए हैं? पाकिस्तान की राजनीति में आजकल यही कहा जा रहा है। दरअसल इमरान बढ़ते विरोध के लिए अमेरिका को दोषी मानकर साजिश की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने पहली बार कथित साजिश में शामिल अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू का नाम लिया। इमरान बार बार चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि दरअसल इमरान खान चीन की कठपुतली बन गए हैं और चीन के इशारे पर ही अमेरिका पर प्रहार कर रहे हैं। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ भी बोल रहे हैं कि इमरान झूठी चिट्ठी से माहौल बना रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान और अमेरिका दोस्त माने जाते रहे हैं। कभी अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भारत से दुश्मनी मोल ली थी। पाकिस्तान ने अमेरिका से खूब मदद भी ली, लेकिन पैसा आतंक के नेटवर्क में डालता रहा। यही बात अमेरिका को चुभी। ट्रंप ने तो इमरान से पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में इमरान को चीन का सहारा लेना पड़ा। अब हालत ये है कि चीन के इशारे पर ही इमरान पाकिस्तान की राजनीति में अपनी पारी जमाने की कोशिश में है, लेकिन इस चक्कर में पाकिस्तान का भट्टा बैठा रहे हैं इमरान।
तो पाकिस्तान में इमरान खान भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर सका हो। कभी कोई प्रधानमंत्री सदन में हार गया तो किसी को सेना ने हटा दिया। उसके पहले बड़ी खबर आपको बता दें, आज से पाकिस्तान में जश्न मनाएगी इमरान की पार्टी। इमरान के जो समर्थक हैं वो पहले ही सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे और आज जश्न मनाएगी इमरान की पार्टी। आज से पाकिस्तान में इमरान की पार्टी जश्न मनाएगी। कल संसद भंग कर दी गई और उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान में चुनाव होंगे। इफ्तार के बाद होगा इमरान की पार्टी पीटीआई का जश्न। रमजान का जो पाक महीना है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कल जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संबोधन करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने रमजान का भी जिक्र किया था और अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई आज से पाकिस्तान में जश्न मनाएगी। तो जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे कि पाकिस्तान में इमरान खान भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। आने वाले दिनों में फिर चुनाव होंगे, लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर सका हो। पाकिस्तान में टिक नहीं पाता है पीएम। कभी सेना निगल लेती है तो कभी राजनीति खा जाती है। पीएम की कुर्सी बनी पाकिस्तान की पनौती। आज इमरान को लेकर पक्ष और विपक्ष में तलवारें खिंची हुई हैं। राजनीति के खिलाड़ी इमरान पीएम पद पर 5 साल पूरे नहीं कर पाए। वो जमे रह पाए 3 साल और 228 दिन। लेकिन ये पाकिस्तान की राजनीति में एक्शन रिप्ले है। साल 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खान, जो टिके 4 साल 63 दिन, लेकिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में आज तक कुल 30 प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसमें से 7 प्रधानमंत्री केयरटेकर रहे हैं। यानी कुल 23 बार पाकिस्तान ने किसी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया है, लेकिन कोई भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। इसमें बड़ी वजह रही है सेना के राजनीतिक दखल की। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं, लेकिन वो टिक पाए 3 साल 325 दिन। उन्हें सेना की बगावत के बाद फांसी पर चढ़ा दिया गया। पिछले 30 साल का इतिहास देख लीजिए। 1988 में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। वो जमी रह पाई 1 साल 247 दिन। 12 वोट से बेनजीर की सरकार गिर गई। नवंबर 1990 में उनकी जगह आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता नवाज शरीफ, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के चलते वो टिक पाए 2 साल 254 दिन। अक्टूबर 1993 में हुए चुनावों में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार टिक पाई 3 साल 17 दिन। राष्ट्रपति ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। फरवरी 1997 में पूरे बहुमत के साथ वापसी हुई नवाज शरीफ की। इस बार भी उनकी सरकार चली सिर्फ 2 साल 237 दिन। सेना अध्यक्ष जनरल मुशर्रफ ने शरीफ की कुर्सी पलट दी। इसके बाद पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ का राज चला, कभी मार्शल लॉ तो कभी राष्ट्रपति का चोला पहनकर। मुशर्रफ के दौर में भी कोई प्रधानमंत्री टिक नहीं पाया। मीर जफरुल्लाह खान जमाली 1 साल 216 दिन। दोबारा चुनाव हुए तो यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है, 4 साल 86 दिन। गिलानी भी 5 साल पूरे नहीं कर पाए। उनके बाद आए राजा परवेज अशरफ, वो सिर्फ 275 दिन कुर्सी पर टिक पाए। 2013 में नवाज शरीफ की फिर वापसी हुई, लेकिन इस बार पनामा पेपर लीक में बात उलझ गई और उनकी कुर्सी 4 साल 53 दिन में गिर गई। बची हुई अवधि सैयद काखन अंसारी ने पूरी की। यानी पिछले 30 साल में पाकिस्तान ने 12 प्रधानमंत्री देखे हैं। पाकिस्तान में इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह है भ्रष्टाचार और राजनीतिक विरोध। पाकिस्तान में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग क्षत्रप हैं। अगर कोई नेता आगे बढ़ता है तो उसे पैर खींचकर गिराने में सेना हमेशा से आगे रहती है, और इसी में पाकिस्तान में पीएम होना पनौती बन गया है। देखिए, काफी दिनों की सियासी हलचल के बाद भी पाकिस्तान से खबर यह है कि इमरान खान अब भी अपने मुल्क के प्रधानमंत्री बने हुए हैं।
फर्क सिर्फ इतना कि फिलहाल वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन तमाम जोर लगाने के बाद भी विपक्ष उनको कुर्सी से तुरंत हटा नहीं सका और इमरान ने विपक्षी नेता को पीएम की कुर्सी पर बैठने के सपने को मुकम्मल नहीं होने दिया। और इस बीच बड़ा अपडेट ये भी दे दें कि आज देश की जनता से प्रधानमंत्री इमरान खान फोन पर बातचीत भी करेंगे, यानी कि जनता से वो क्या बात करते हैं ये देखना होगा। इमरान खान आज देश की जनता से 3:30 बजे बात करेंगे। पाकिस्तान की कराची की ये तस्वीरें इमरान खान की उस जीत का जश्न और ऐलान है जो वो बिना लड़े ही जीत चुके हैं। कुर्सी तो वैसे भी नहीं बचेगी, लेकिन अपने मास्टर स्ट्रोक से इमरान खान संसद में वोटिंग के दौरान हार की जलालत झेलने से बच गए और संसद के भीतर भी जब संसद भंग करने में इमरान कामयाब हो गए तो संसद के भीतर इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। कल पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और फिर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नेशनल असेंबली को ही भंग कर दिया। इमरान खान ने राष्ट्रपति को मध्यावधि चुनाव कराने की सलाह दी और तब तक राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर इमरान खान को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को कहा है और 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने को कहा है। राष्ट्रपति ने इमरान खान को कार्यवाहक पीएम बनाया। संविधान के अनुच्छेद 224(a) का इस्तेमाल। जनता का समर्थन तो इमरान को दिख रहा है। सवाल है कि इमरान खान पीएम की कुर्सी पर और कितने दिन बने रहेंगे, क्योंकि सियासत में उनकी स्मार्टनेस पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। उधर सेना ने भी इमरान से मुंह मोड़ लिया है, साफ कह दिया है कि मौजूदा राजनीतिक उठापटक से सेना का कोई लेना देना नहीं है। तो इस सियासी संकट के बीच जिस चिट्ठी को लहराकर इमरान ने सुर्खियां बटोरी, अब उसी चिट्ठी को लेकर बवाल हो गया है। तो इमरान खान की ही पार्टी के सांसद आमिर लियाकत खान ने दावा किया है कि जिस चिट्ठी को इमरान लहरा रहे थे वो फर्जी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इमरान की पार्टी के सांसद का इमरान पर बड़ा आरोप कि जिस चिट्ठी को इमरान लहरा रहे थे वो फर्जी है। आमिर लियाकत ने कल हुए घटनाक्रम के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। लियाकत ने यह भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सारा खेल जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाने के लिए खेला गया है। तो इमरान खान ने जिस चिट्ठी का जिक्र करते हुए लहराया कि उनके खिलाफ उनकी सरकार को गिराने के लिए साजिश की गई थी, ये साजिश विदेश में की गई थी, उस चिट्ठी को फर्जी बताया है इमरान की ही पार्टी के सांसद ने, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, चिट्ठी लहराकर इमरान खान ने सुर्खियां बटोरी और अब उस चिट्ठी को उन्हीं की पार्टी के सांसद ने फर्जी करार दिया है। बिल्कुल अपर्णा, ये जिस तरीके का घटनाक्रम पाकिस्तान में चल रहा है, जिस चिट्ठी को इमरान खान लहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश रची, नाम ले रहे हैं वहां के अधिकारियों के, विदेश विभाग अधिकारियों के, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद ने इस तरह से उन पर सवाल उठाया है। और संसद का जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद आमिर लियाकत खान, जो कि करासिंद के इलाके से पीटीआई के सांसद हैं, और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने कहा कि बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये चिट्ठी फर्जी है। और सेना के करीबी माने जाते हैं, खासतौर पर जनरल बाजवा के करीबी माने जाते हैं आमिर लियाकत खान, और उनका इस तरीके से सामने आना, ये कहना कि सारी साजिश जो है वो जनरल बाजवा को हटाने के लिए रची गई है। और 27 तारीख का वो जलसा जिसके अंदर इमरान खान ने चिट्ठी लहराई थी, उससे ठीक एक दिन पहले आमिर लियाकत ने मुलाकात भी की थी आमिर खान से या इमरान खान से, और उसके साथ साथ वो लगातार सांसद हैं, अभी भी मतलब बने रहे, इसके बावजूद बने रहे और पार्टी की बैठकों में जाते रहे। और उनका कल के घटनाक्रम के बाद इस तरीके से ये कहना कि ये सारी साजिश थी एक तरीके से और जनरल बाजवा को हटाने के लिए थी, ये निश्चित रूप से बताता है कि कहीं न कहीं सेना और इमरान खान के रिश्ते अब इस कदर खराब। प्रणय, अहम जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत अहम हो जाता है ऐसे वक्त में, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में राजनीतिक हालात बने हुए हैं, अब ऐसे में जिस चिट्ठी को बेस बनाकर इमरान खान ने विपक्ष पर पूरा आरोप लगाया था, उस चिट्ठी को खुद इमरान खान की पार्टी के सांसद फर्जी बता रहे हैं। इसका जवाब जरूर इमरान खान को आज नहीं कल तो देना होगा, क्योंकि उस चिट्ठी को बार बार उन्होंने लहराया, उस चिट्ठी का जिक्र हर जगह किया और बार बार ये कहा कि ये चिट्ठी वो चिट्ठी है जिसके जरिए पाकिस्तान में एक चुनी हुई सरकार को हटाने की साजिश रची गई। देखिए, पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। अविश्वास प्रस्ताव को चालाकी से टाल गए इमरान खान के खिलाफ विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के इस संवैधानिक संकट पर बड़ी सुनवाई करेगा। और इससे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के फैसले को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। पाकिस्तान की सियासी पिच पर कल आखिरी ओवर के दौरान कप्तान ने जो शॉट खेला, उसके बाद तो गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। सत्ता हासिल करने के लिए एकजुट हुए विपक्ष को अब बस सुप्रीम कोर्ट से आस है। डिप्टी स्पीकर की ओर से अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के बाद पैदा हुए संवैधानिक संकट को लेकर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का कैसा है वो हमको भी पता है, सबको दुनिया को पता है कि जजेस की क्या किरदार रहा है, जजेस का क्या रोल रहा है, वो कितने गंदे उन्होंने डिसीजंस दिए हैं, किस तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कितने करप्ट हैं पाकिस्तान की जो जुडिशरी है। सुनवाई भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे होगी। 7 से 11 सदस्यों की बेंच इस केस की सुनवाई कर सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, रक्षा सचिव, विदेश सचिव को पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राष्ट्रीय संस्थानों को असंवैधानिक कार्य नहीं करने की चेतावनी दी। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले के पीछे के तर्क की भी मांग की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली भंग करने की इमरान खान की सिफारिश को मंजूर कर लिया था। कल हुए पूरे घटनाक्रम को असंवैधानिक बता रहे विपक्ष ने इसे कानूनी चुनौती दी है और आज विपक्ष की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। पाकिस्तान में संविधान के जानकारों के मुताबिक नियम तो ये भी है कि बिना अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग पर फैसले से पहले संसद का सत्र खत्म नहीं किया जा सकता। तो वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से भी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाब विधानसभा में महिला विधायकों ने हंगामा किया। सदन के अंदर आपस में ही भिड़ गई महिला विधायक। महिला विधायकों ने एक दूसरे पर मुक्के चलाए तो एक दूसरे के बाल भी खींचती दिखी महिला विधायक। सरकार और विपक्ष की महिला विधायकों में ये भिड़ंत हाउस के अंदर ही देखने को मिली। इस वीडियो में पंजाब विधानसभा के अंदर सरकार और विपक्ष की महिला विधायकों को एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए, हाथापाई करते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर पाकिस्तान से ही है, जहां पर प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान पाकिस्तान छोड़कर दुबई चली गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। मरियम बिलावल समेत विपक्ष फराह खान को लगातार निशाने पर ले रहा था। बात इतनी नहीं है, इमरान की पार्टी के कई नेता देश छोड़कर दुबई का रुख कर रहे हैं। जो सियासी हालात पाकिस्तान में बने हुए उसको देखकर इमरान की पार्टी के कई नेता अब दुबई का रुख कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान भी पाकिस्तान छोड़कर दुबई चली गई हैं और लगातार पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है और लगातार विपक्ष ने फराह खान को निशाने पर ले रखा था। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, आखिर क्यों पाकिस्तान को छोड़कर दुबई का रुख कर रहे हैं सर? प्रणय, पाकिस्तान में जिस तरह के सियासी हालात बने हुए उस बीच खुद इमरान खान की पार्टी के नेता तो रुख कर ही रहे हैं दुबई का। अब आरोप लग रहे हैं कि इमरान खान की पत्नी की जो दोस्त है फराह खान, जिन पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था, वो भी दुबई रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल आदर्श, इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि इसकी कोई बहुत मजबूती से पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके के रिपोर्ट्स का आना ही बताता है कि कहीं न कहीं कुछ जो खलबली है वो इमरान के अपने खेमे में भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है, जिस तरीके का घटनाक्रम कल पाकिस्तान की संसद में नजर आया, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। उनकी इमरान की अपनी पार्टी के भीतर भी लोगों के अंदर इस चीज को लेकर आशंकाएं हैं कि क्या ये पूरा जो लड़ाई शुरू की है इमरान खान ने, वो उसे कहां तक अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। और फराह जो कि बुशरा बीबी जो इमरान की पत्नी है, उनकी करीबी दोस्त बताई जाती हैं, उनको लेकर विपक्ष हमलावर था। सीधे सीधे उन्हें ये भी कहा जाता रहा कि सरकार दरअसल इमरान खान के साथ साथ फराह भी एक बहुत मजबूत चेहरा है जो कि इस सियासी खेल में शामिल है और उन्हें सियासी फ्रंट के तौर पर बताया जाता रहा विपक्ष की तरफ से। तो ऐसे में उनका जाना और साथ ही इमरान के कुछ और साथियों के भी जाने की खबर आ रही है, तो ये निश्चित रूप से बताता है कि उनके अपने कैंप में सियासी खेल में मजबूत फराह खान भी सियासी मैदान छोड़कर दुबई का रुख कर चुकी हैं। आगे जो भी अपडेट होगा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। प्रणय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज़। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नमस्ते भारत में लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ गई हैं उससे जुड़ा हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अब 14 दिन में 12वीं बार पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। आज भी पेट्रोल डीजल 44 पैसे महंगा हुआ है। इन सब के बीच सीएनजी की कीमत में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में 2.5 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है सीएनजी। दिल्ली में अब तक 1 किलो सीएनजी की कीमत 64 रुपए 11 पैसे हो गई है। नोएडा गाजियाबाद की बात करें तो यही कीमत 66 रुपए 68 पैसे हो गई है। सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं जो कि आसमान छूते नजर आ रहे हैं और 14 दिन में 12वीं बार एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो अब सीएनजी भी महंगी हो चुकी है। सीएनजी की कीमत में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में 2.5 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है सीएनजी। दिल्ली की बात करें तो अब 1 किलो सीएनजी की कीमत 64 रुपए 11 पैसे हो गई है।
और नोएडा गाजियाबाद में यही कीमत 66 रुपए 68 पैसे हो गई है। तो एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो दूसरी तरफ सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में 2.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल की बात करें तो आज भी 44 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कल की बात करें तो 80-80 पैसे का इजाफा हुआ था और आज भी 44 पैसे का इजाफा पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ है। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लोगों की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा ने बात की, आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। इस वक्त हम दिल्ली गेट के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज पेट्रोल और डीजल दोनों में 44 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी की शुरुआत हुई थी। आज जो है 14वां दिन है। अगर हम बात करें तो 24 मार्च और 1 अप्रैल इन 2 दिन को अगर छोड़ दें तो इन 2 दिन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, वरना अभी तक जो है ये 14वें दिन में करीब 8 रुपए से ज्यादा तक की जो है बढ़ोतरी की जा चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम क्या है भैया आप? हमारा नाम मोहम्मद मतीन है सर जी। अभी जो है जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, क्या कुछ बजट गड़बड़ाया है, क्या कहेंगे? बजट तो सर खुद ब खुद गड़बड़ाएगा। हम लोग कहाँ से 12,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं, 4,000 का पेट्रोल, 5,000 हम किराए के देते हैं, मकान के रेंट के देते हैं। 4,000 रुपए में हम क्या कर लेंगे? बच्चों को पालेंगे, पढ़ाएंगे किस तरीके से? सरकार राशन फ्री दे रही है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि हम सिर्फ राशन ही खाते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम क्या है भैया? नेम सिंह भाई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, क्या आप लोग का बजट जो है गड़बड़ा रहा है? कुछ क्या कहेंगे? भाई गड़बड़ा रहा है बजट तो। भाई कैसे इतनी महंगाई आएगी तो बताओ कैसे क्या होगा? गाड़ी भी चलना बंद हो जाएगी भाई, गरीब आदमी मरेगा और क्या होगा? बड़े बड़े आदमियों का सब सारा काम हो जाएगा और क्या है? इतना पेट्रोल आगे जा रहा है, इससे क्या होगा भाई? गरीब आदमी मरेगा और बड़ा आदमी तो बड़ा ही होगा। गरीब का है इसमें नाश और क्या है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उछाल और उसके बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। एक बार फिर सीएनजी की कीमत में महंगाई दर्ज की गई है। कीमत बढ़ी है, 2.5 रुपए महंगी हो गई है सीएनजी। और अब 1 किलो सीएनजी की कीमत दिल्ली की अगर बात करें तो 64 रुपए 11 पैसे हो गई है। सीएनजी महंगी होने पर क्या कहना है आम जनता का, हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा की रिपोर्ट देख लीजिए। पेट्रोल और डीजल के बाद आज सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस वक्त हम दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इस फिलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि आज जो है सीएनजी के प्राइस जो है 64 रुपए 11 पैसे पर केजी यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। इससे पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई थी, धीरे धीरे करके जो है पैसे बढ़ रहे थे, आज जो है सीएनजी के दामों में एक साथ 2.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम क्या है आपका? भैया क्या नाम क्या है आपका? राजू। इसके सीएनजी के दामों में आज जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे? सर बुरा लग रहा है हमें सर, तो गलत है सर, ये तो गलत लग रहा है सर। इतना दाम कितने का भराते थे आप? पहले तो 100 के भराते थे सर, तो चलता था मतलब कितने घंटा तक। और आज ये तो बहुत दिक्कत हो रहा है सर। कुछ काम भी नहीं किया है मैंने, 400-500 काम ही किया, बताओ इतना गैस आ गया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी यही कहना है कि जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, जो इन्होंने जो है अमाउंट जितने का भराते थे वो कम कर दिया है। कुछ लोग यहाँ पर जो देख सकते हैं इसमें लाइनों में इस वक्त लगे हुए हैं। इस पर फिलिंग जो स्टेशन है यहाँ पर अपनी बारी का जो इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं इनसे हम बात करते हैं। अंकल क्या नाम क्या है आपका? सुशील कुमार। ये जो आज सीएनजी के दामों में जो है 2.5 रुपए बढ़ोतरी की गई है, क्या कहेंगे? क्या कहें भैया, जो सरकार कर रही है कुछ ना कुछ करती रहती है, वो क्या कहें इसके बारे में। बजट गड़बड़ाया है या तो सबका ही गड़बड़ाया होगा। जिस तरीके से 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है अचानक से, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी जो है बढ़ोतरी लगातार हो रही है, तो पहले कुछ अमाउंट कम भरवा रहे हैं, किस तरीके से भरवा? देखो हमें तो रोजगार के लिए आना है तो भैया गैस तो भरवानी पड़ेगी,
गवर्नमेंट मान लो डीएवी दे रही है तो इतना ही दूसरी तरफ से ले रही है, लेकिन 2.5 रुपये जो बढ़ा रहे हैं ये ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो जिस तरीके से लोग हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके से जो प्राइजेस में जो बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों का जो बजट है वो भी गड़बड़ाया है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। देखिए किस तरह से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़ने की वजह से आम जनता परेशान है, वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे थे। और अब बात श्रीलंका की कर लेते हैं। भारत में महंगाई मार रही है जनता को, तो श्रीलंका में हालात ये है कि महंगाई की वजह से जनता और सरकार दोनों का ही हाल बुरा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति को छोड़कर मंत्रिमंडल के सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पिछले कई हफ्तों से देश की जनता को तेल और रसोई गैस की किल्लत झेलनी पड़ रही है। खाने पीने की चीजों की भी भारी किल्लत है। सरकार की नाकामी के विरोध में पूरे देश में लोगों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। अब एक विदेशी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है कि श्रीलंका के पूरे मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सत्ता पर आसीन है। सरकार में खेल और युवा मंत्रालय संभाल रहे महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे ने भी अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। नमल राजपक्षे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अपने सभी विभागों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं और इसकी जानकारी मैंने राष्ट्रपति के सचिव को दे दी है। उम्मीद है कि ये लोगों और श्रीलंका की सरकार के लिए स्थिरता लाने में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्णय में मदद कर सकता है। मैं अपने मतदाताओं, अपनी पार्टी और हम्बनटोटा के लोगों के लिए प्रतिबद्ध हूं। श्रीलंका में संकट के चलते एयर इंडिया ने उड़ानों की संख्या में कटौती करने का फैसला किया है। 9 अप्रैल से भारत श्रीलंका के बीच एयर इंडिया उड़ानों की संख्या 16 से घटाकर 13 कर देगी। श्रीलंका में घंटों बिजली गुल रहती है। सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन 15 घंटे के बाद ही इस फैसले को वापस लेते हुए सोशल मीडिया की सेवाओं को बहाल किया गया। श्रीलंका में कर्फ्यू के उल्लंघन के लिए अब तक 600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और सड़कों पर हर तरफ सुरक्षा के जवान मुस्तैद हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े सवाल के साथ कि भारत में श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली क्या आ सकती है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। सवाल उठा है प्रधानमंत्री मोदी और नौकरशाहों की एक मीटिंग के बीच, जिसमें सीनियर अधिकारियों ने राज्यों की अव्यावहारिक और लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जाहिर की है। दलील दी गई है कि राज्यों की कई योजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है और वो उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती है। सूत्रों के हवाले से मीटिंग की ये बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ ही केंद्र सरकार के कई सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी शामिल हुए थे। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के सियासी संकट की। ये बात तो सच है कि इमरान को हराने पाकिस्तान की 3 विरोधी पार्टियां एकजुट हो गई, लेकिन इमरान ने तीनों को चित कर दिया और इमरान को इसका बखूबी एहसास भी है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। भले ही विपक्ष इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी बता रहा हो, आज एक बार फिर वो देश के लोगों को संबोधित करेंगे। कल शाम अपने संबोधन में उनके चेहरे पर जीत की गजबी मुस्कान थी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से बच गए इमरान खान की जरा बेफिक्री तो देख, उनके चेहरे पर छाई मुस्कान को देखिए। और यही गुमान इमरान ने कल शाम अपने भाषण में दिखाया, जब वो साफ साफ कहते हैं कि उन्होंने सबको चौंका दिया, विपक्ष को भरमा दिया और इतना कि अब तक समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। इमरान बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि अगर हमने संसद भंग करने वाला पासा पहले चल दिया होता तो आज वो लोग इतने भौचक्के नहीं होते। दरअसल सरकार गिराने के लिए विदेशी साजिश का हवाला देकर इमरान संसद में हार को टालने में कामयाब होंगे। इसके लिए पाकिस्तान के ही संविधान का एक अनुच्छेद उनके काम आ गया। कल संसद में हार को बचाने के बाद इमरान जब देश के सामने संबोधन दे रहे थे, तब पहली बार उस साजिशकर्ता का नाम भी जुबान पर लेकर आए, जो इमरान के मुताबिक अमेरिकी साजिश का सूत्रधार था। इमरान ने जो नाम लिया वो है डोनाल्ड लू का। सुनिए एक बार फिर इमरान का अमेरिका पर साजिश का आरोप। इमरान खान जिस डोनाल्ड लू का नाम ले रहे हैं, वो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में अमेरिकी अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में वो डिप्टी एम्बेसडर रहे हैं। हिंदी और उर्दू दोनों बेधड़क बोलते हैं। देखिए पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर आज इरफान का कार्टून क्या कहता है, आपको दिखाता है।
कल पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इमरान खान ने एक नई नज़ीर पेश कर दी। उन्होंने एक ही बॉल से 3-3 विकेट चटका दिए हैं। अब उनके इस फैसले से वहां का अंपायर भी सकते में है और इमरान की बॉल अब अंपायर के पाले में चली गई है। अब देखना यह है क्या उस बॉल को अंपायर मान्यता देगा या इमरान को मैदान से बाहर कर देगा। और इसी के साथ नमस्ते भारत के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।